नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस पर दुनिया भर के राजनेताओं समेत भारत के विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वाकये के बारे में एक्स पर लिखा, RIP डिप्लोमेसी। उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पूरी दुनिया पर असर डालने वाले संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्र के प्रमुख लाइव टीवी पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा कि इस बातचीत ने साबित कर दिया कि ट्रंप दादागिरी पर उतारू हैं। इसलिए मोदी जी को ट्रंप का पिछलग्गू बनने की बजाय भारतीयों को अपराधियों की तरह पेड़ियां बांधकर भारत लाने का मामला मजबूती से उठाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन की बात सुनी जाए और इसे भूला ना जाए, न युद्ध के दौरान और न युद्ध के बाद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखी एक पोस्ट में वॉशिंगटन DC में यूक्रेनियन समुदाय के लोगों से हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि उनके यानी यूक्रेनियन लोगों का यह जानना जरूरी है कि वो लोग अकेले नहीं हैं और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर दुनिया के हर देश, हर कोने में बात की जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा कि इस मुश्किल समय में न केवल डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल स्तर पर बल्कि राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर भी यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों का सहयोग करने के लिए आपका शुक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर अमेरिका को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि हम अमेरिका के समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के साथ ही अमेरिकी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। यूक्रेनी लोगों ने हमेशा इस सहयोग की सराहना की है, खास तौर पर इस आक्रमण के बाद बीते 3 सालों के दौरान। राष्ट्रपति ट्रंप से हुई बहस पर भी जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा और लिखा कि हमारा अस्तित्व बनाए रखने में अमेरिका का सहयोग अहम था और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं। तीखी वार्ता के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार रहेंगे, लेकिन हमें अपने साझा लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार और स्पष्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि हमारे लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद जरूरी है। वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा शांति कोई और नहीं चाहता। हम ही यूक्रेन में इस जंग को जी रहे हैं। ये हमारी आज़ादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम खनिज वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं और ये सुरक्षा गारंटियों की ओर पहला कदम होगा, लेकिन ये नाकाफी है और हमें इससे अधिक की जरूरत है। बिना सुरक्षा गारंटियों के सीज फायर यूक्रेन के लिए खतरनाक है। हम 3 साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेनी लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अमेरिका हमारी तरफ है। मैं रूस पर यूक्रेन का रुख नहीं बदल सकता। रूसी लोग हमें मार रहे हैं, रूस दुश्मन है और इस हकीकत का हम सामना कर रहे हैं। यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन ये स्थायी होनी चाहिए। इसके लिए हमें बातचीत के दौरान मजबूत होना होगा। शांति तभी आएगी जब हमें सुरक्षा गारंटियां मिलेंगी, जब हमारी सेना मजबूत होगी और हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। RJD नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2 दशक पुरानी व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। ठीक उसी तरह जैसे राज्य में प्रदूषण फैलाने के लिए 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब बिहार के लोगों पर बोझ बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की 20 साल पुरानी NDA सरकार अब एक जर्जर वाहन में बदल गई है और जैसे पूरे बिहार में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध है, क्योंकि वे बहुत अधिक धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं और जनता के लिए हानिकारक हैं, वैसे ही अब NDA सरकार को भी बदलने का समय आ गया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन प्रक्रिया पर 5 मार्च को होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेगी और उन्होंने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पर इस मामले में काल्पनिक भय फैलाने का आरोप लगाया। स्टालिन को लिखे पत्र में अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया को गलत समझा है और अपने काल्पनिक भय को फैलाने और जानबूझकर इसके बारे में झूठ बोलने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जबकि कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी भी राज्य को कमजोर नहीं किया जाएगा और यह अभ्यास आनुपातिक आधार पर होगा। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने स्टालिन से कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि परिसीमन अभ्यास की घोषणा परिसीमन आयोग द्वारा उचित समय पर की जाएगी और यह देखना निराशाजनक है कि आपने अभी भी उन झूठों से सबक नहीं सीखा है
जो आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा करते समय फैलाए थे और बाद में जब उनका पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि परिसीमन के मुद्दे पर सीएम स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रस्तावित परिसीमन का तमिलनाडु पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की जाएगी। स्टालिन का कहना है कि परिसीमन का खतरा दक्षिण भारतीय राज्यों पर पूरी तरह मंडरा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि अतीत में यह पद विपक्षी दलों को दिया गया था, जबकि उस समय उन्होंने 10% सीटें भी नहीं जीती थीं। राउत ने कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में विपक्षी दलों की संयुक्त ताकत लगभग 50 है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के ईंधन स्टेशनों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर देगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। बैठक में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी स्मोक उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट को लेकर भारतीय चुनाव आयोग एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की वोटर्स लिस्ट को लेकर भी विपक्षी दल हेराफेरी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं अब बंगाल में 2026 में चुनाव होना है और ऐसे में अभी से विवाद शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में बीजेपी पर 2026 के विधानसभा चुनावों की वोटर्स लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अन्य राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा से नकली मतदाताओं को जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों के वोटर्स को लिस्ट में शामिल करवा रही है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या हरियाणा और गुजरात के वोटर्स की है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मतदाताओं के नाम मौजूदा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबरों से जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि वैध मतदाताओं को डुप्लीकेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 एजेंसियों का नाम लेते हुए आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने इन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया है। इन एजेंसियों के नाम है एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और इंडिया 360। आपको बता दें कि सीएम बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की तो वह दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस के बाद यूक्रेन में विपक्षी दल की सांसद इन्ना सोसन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का समर्थन किया है। होलोस पार्टी की सदस्य इन्ना सोसन ने बीबीसी के वर्ल्ड टुनाइट कार्यक्रम में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमला किया। उन्होंने इस तरह के आक्रामक व्यवहार की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरे यूक्रेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ट्रंप और वेंस ने स्पष्ट तौर पर उनका अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि युद्ध जारी रहने के पीछे राष्ट्रपति जेलेंस्की जिम्मेदार हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जिस बात पर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है वो यह है कि कुछ दिन पहले जब अमेरिकी दल रूस के साथ बात कर रहा था तो वो हमला करने वाले देश रूस के प्रतिनिधियों के साथ बहुत अच्छा और दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। वहीं जिस देश पर हमला किया गया उसके राष्ट्रपति के साथ बातचीत में वो अभद्र और ऐसे आक्रामक रवैये में बात कर रहे थे जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ मीडिया के सामने बहस हुई थी। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भी जेलेंस्की से तीखी बहस हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने अमेरिकी नेता और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ ओवल ऑफिस में अभूतपूर्व टकराव के बाद व्हाइट हाउस से प्रस्थान किया। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक गहन बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की पर चिल्लाते हुए उन पर लाखों लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि उनके कार्यों से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने
अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अचानक व्हाइट हाउस छोड़ दिया, जिस पर ट्रंप ने जोर दिया था और कहा था कि यूक्रेन को निरंतर समर्थन के लिए यह एक शर्त थी। AIMIM के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद स्थित सेंट्रल ऑफिस से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर हालिया मुद्दों पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि ये लोग 400 साल पहले की मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र आपके बड़े अब्बा थे या नहीं। उन्होंने कई बौद्ध मठों को तोड़ा, उन पर मूवी क्यों नहीं बनवाते। चोला वंश और पल्लव राजाओं ने और चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर भी फिल्में बनवाओ। मुझे क्या करना है मुगलों से, वो क्या मेरे अब्बा या नाना थे। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। छत्रपति शिवाजी के संबंध में भी उन्होंने अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि शिवाजी के बारे में मोदी ने सिनेमा को प्रमोट किया। अगर आपको मराठाओं से मोहब्बत है तो उनको रिजर्वेशन दो। उन्हें तो यह तक नहीं पता कि शिवाजी के दादा को जब औलाद नहीं हो रही थी तो वो आर के दरगाह पर गए थे, तब जाकर उनको 2 औलाद हुई। शिवाजी की सेना का जनरल, नेवी का हेड और वित्त मंत्री भी मुसलमान था और मुगलों की फौज में हिंदू थे। ओवैसी ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ला बनते हैं। जाहिर है उन्हें उर्दू तो नहीं आती, पर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। वो जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, उनके किसी भी लोग ने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। वे फिराक गोरखपुरी, जो उर्दू के बड़े शायर थे, गोरखपुर से ही थे, ये उन्हें भी कठमुल्ला करार देते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी देश को एक जबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर वाला बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उर्दू देश की आज़ादी की जुबान रही है। पीएम मोदी जिन सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू लगवाते हैं, उनका नारा ही इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी था। उत्तराखंड के चमौली में ग्लेशियर के टूटने के बाद बर्फ में 55 लोग फंस गए थे। इनमें से 50 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। बाकी लोगों को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसका नेतृत्व सेना की IBEX ब्रिगेड कर रही है। घायल लोगों को पहले बाहर निकाला जा रहा है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए 6 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। इनमें इंडियन आर्मी एविएशन से 3 चीता हेलीकॉप्टर, इंडियन एयर फोर्स से 2 चीता हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अभी भी 5 लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेना अभियान चला रही है और बचाव कार्य के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वरिष्ठ सेना अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.